वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो राइज इंडियन हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में दिस इज आवर लेक्चर नंबर 14 जिसमें हम ट्राइबल रिबेलियंस को कवर करने वाले हैं। दीज एमसीक्यूज विल हेल्प यू इन प्रीलिम्स एग्जाम्स और इसकी जो एक्सप्लेनेशन होगी उसको आप मेंस एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। सो इट्स अ प्री कम मेन सीरीज और एक्सप्लेनेशन को जरूर देखिएगा। देन माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 एंड हियर ऑन अनअकैडमी आई टीच एथिक्स, करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री। नाउ द मार्किंग स्कीम ध्यान रखिएगा, आपको जो भी एमसीक्यूज है वो स्टार्टिंग से एंड तक अपने आप को मार्क करना है कि कौन सा आपका एमसीक्यू करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो अगर 13 से 15 एमसीक्यूज आपके करेक्ट आते हैं देन इट्स एन एक्सलेंट परफॉर्मेंस। 10 से 12 एमसीक्यूज इट्स अ गुड परफॉर्मेंस। 7 to 9 इट्स अ डेंजर जोन। वाई? बिकॉज इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में 40 to 60% की ब्रैकेट में आपको ये नहीं पता होता है दैट whether you're clearing the prelims or not। तो इस वजह से आपको ये भी नहीं पता होता है whether you're going to write mains exam or not। इस वजह से आप नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे कोशिश करिएगा कि रेगुलर बेसिस पे मत फॉल करिएगा और लेस देन इक्वल टू 6 एमसीक्यूज में आपको बहुत ज्यादा फोकस देके पढ़ना पड़ेगा और धीरे धीरे कोशिश करिए कि अपने स्कोर को ऊपर वाले ब्रैकेट्स में लेके आए। पहले जो 2 ब्रैकेट्स हैं ये सेफ हैं और ये सेफ ब्रैकेट्स में अगर आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं तो प्रीलिम्स होने के चांसेस आपके काफी हद तक बढ़ जाते हैं। नाउ ट्राइबल अपराइजिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे हमने पहले ही कहा था। लास्ट लेक्चर में हमने किसको डिस्कस किया था? सिविल रिबेलियंस को, और अभी ट्राइबल अपराइजिंग्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट ट्राइबल रिवोल्ट्स? ट्राइबल रिवोल्ट्स के ऊपर हमारे पास 3 स्टेटमेंट दी और हमें करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट नहीं बताना है। तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को कि पूछा क्या जा रहा है, वेदर दे आर आस्किंग फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स और द इनकरेक्ट वन। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? ऑल आउटसाइडर्स वन सीन एज एनिमी। जितने भी बाहर के लोग होते थे ट्राइबल्स उनको एज एन एनिमी देखते थे, हो सकता है देखेंगे इसको। सेकंड, वायलेंस वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मनी लेंडर्स एंड द ट्रेडर्स। जो वायलेंस था वो मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स के अगेंस्ट में परपेट्रेट किया जाता था। देन अ कॉमन कॉज वाज रिसेंटमेंट अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ लॉज बाय द फॉरेन गवर्नमेंट। तो एक कॉमन कॉज जो सभी ट्राइबल रिवॉल्ट्स में था वो ये था कि जो फॉरेन गवर्नमेंट है वो अपने लॉज जो है वो इंपोज करें ट्राइबल्स के ऊपर। नाउ टेक 15 सेकंड्स, फिर इसको डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या है। Few more seconds. चलिए डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है ट्राइबल रिवॉल्ट के बारे में? ऑल आउटसाइडर्स वर सीन एज एनिमी। नाउ दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज दे वर सर्टेन सेट ऑफ आउटसाइडर्स जिनको ट्राइबल अपना एनिमी नहीं मानते थे। देखिए, वो जमींदार्स को अपना एनिमी मानते थे फॉर द राइट रीजंस, वो ब्रिटिशर्स को अपना एनिमी मानते थे अगेन फॉर द राइट रीजंस। बट जो बाहर के लोग जिसमें ग्वालाज आते थे, जुलाहा आते थे और छोटे छोटे फार्मर्स आते थे, ट्राइबल्स जो थे उनको अपना एनिमी नहीं मानते थे। इवन तो वो भी आउटसाइडर थे ट्राइबल के लिए। ट्राइबल के लिए जुलाहा जो है वो भी आउटसाइडर है, ग्वाला भी आउटसाइडर है और जो छोटे छोटे फार्मर्स थे वो भी आउटसाइडर्स थे। लेकिन ट्राइबल्स उनके अगेंस्ट में कभी भी क्राइम को कमिट नहीं करते थे। पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेकंड, वायलेंस वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मनी लेंडर्स एंड द ट्रेडर्स। यस, मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स दे वर द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिशर्स और इसी वजह से ट्राइबल्स के अगेंस्ट में ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट करते रहते थे और यहीं पे ही ट्राइबल्स ने जो अपना वायलेंस था उनके अगेंस्ट में डायरेक्ट किया। दिस इज राइट। नेक्स्ट, अ कॉमन कॉज वाज रिसेंटमेंट अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ लॉज बाय द फॉरेन गवर्नमेंट। जो फॉरेन गवर्नमेंट थी, जो फॉरेस्ट राइट्स होते थे जिसको अभी तक कौन एंजॉय करता था? ये फॉरेस्ट राइट्स जो होते थे अभी तक ट्राइबल्स एंजॉय करते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट आई उन्होंने फॉरेस्ट में उसमें फॉरेस्ट के रिसोर्सेज, फॉरेस्ट का टिम्बर, इसको कैप्चर करना शुरू किया और वहां से किसको डिस्प्लेस करना शुरू किया? ट्राइबल्स को धीरे धीरे वहां से रिप्लेस करना, डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया। यही चीज ट्राइबल्स को पसंद नहीं। मोर ओवर जो ट्राइबल की अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती थी उसके अंदर भी ब्रिटिशर्स जो थे वो इंटरवीन करते रहते थे। ये चीज भी जो ट्राइबल्स थे उसको पसंद नहीं किया करते थे। इसी वजह से उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में भी, जो फॉरेन गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट में भी वायलेंस किया, मतलब उनके अगेंस्ट में भी रिसेंटमेंट आया और वायलेंस को कमिट किया। नाउ क्या उनको किसी भी तरीके से सक्सेस मिली? देखिए, इसमें जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स होते थे इसमें मसीहा लाइक फिगर्स पे वो बिलीव करते थे। मतलब कोई लीडर होता था जिसको वो भगवान का दर्जा देते थे कि ये जो है इसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, कि इस मसीहा के पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। रियलिटी में तो ऐसा कुछ होता नहीं था, दैट वाज जस्ट एन इंडिविजुअल। लेकिन वो लीडर को एक पेडेस्टल पर बिठा देते थे और सोचते थे कि ये मसीहा जो है किसी भी बड़ी से बड़ी पावर के अगेंस्ट में हमें जितवा देगा। लेकिन ब्रिटिशर्स के केस में ऑफकोर्स ऐसा होने वाला नहीं था, बिकॉज ब्रिटिशर्स के पास फायर आर्म्स थे और इनकी जो ट्राइबल्स थे इनके पास जो टेक्नोलॉजी थी दैट वाज वेरी आउटडेटेड, क्योंकि ये सिर्फ किससे लड़ाई करते थे?
ट्राइबल्स जो थे वो कुल्हाड़ियों से, भालों से, इनसे लड़ाइयां करा करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के पास क्या था, उनके पास तो गन्स थी जो कि काफी एडवांस टेक्नोलॉजी थी ऑफ दैट टाइम। ये लोग ये भी सोचा करते थे, अगर आप बिपिन चंद्रा की अपने बुक पढ़ी होगी वहां पे ये भी लिखा था कि जो मसीहा लाइक फिगर थी उसके बारे में ट्राइबल्स ये सोचा करते थे, फॉलोअर्स जो थे वो ये सोचा करते थे कि जब भी ब्रिटिशर्स अपनी गन को फायर करेंगे, जो बुलेट होगा वो मसीहा को कुछ भी अफेक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब वो मसीहा को जस्ट पार कर जाएगा, लेकिन उसमें मसीहा को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा, एडवर्सली अफेक्ट नहीं होगा। ये जो इस तरीके की जो सुपर नेचुरल पावर्स को एज्यूम किया गया था, ये भी उनकी कहीं ना कहीं एक हार का कारण बना, और इवेंचुअली बिकॉज ऑफ देयर बैकवर्ड लुकिंग नेचर और आउटडेटेड आर्म्स, यहां पर ट्राइबल्स को हार का सामना करना पड़ा। तो यहां पे पहली स्टेटमेंट जो थी हमारी गलत थी, सेकंड और थर्ड हमारी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी। सेकंड आते हैं, Which of the following statements is are correct about Chuar uprising? Chuar uprising के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए, हम वन बाय वन उसको पढ़ेंगे। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, द अपराइजिंग वॉज लोकेटेड इन बंगाल, तो ये जो चुआर अपराइजिंग थी कहां पे थी, बंगाल में। सेकंड, द ट्राइब्स पीपल वर बेसिकली फार्मर्स एंड हंटर्स, तो इस अपराइजिंग के तहत जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जो ट्राइबल्स ने पार्टिसिपेट किया था, वो उनका पेशा क्या था, क्या ऑक्यूपेशन था, वो हंटर एंड गैदरर्स थे और कुछ लोग फार्मर्स भी थे। देन द रिवोल्ट वॉज डेल्ट विद सॉफ्ट हैंड बाय ब्रिटिश, तो ब्रिटिशर्स ने ज्यादा इनको मतलब एक आयरन हैंड की और आयरन फिस्ट की पॉलिसी को यूज नहीं किया, रादर कंसिलिएशन के साथ, पैसिफिकेशन के साथ इनको मना लिया। नाउ टेक 15 सेकंड्स, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको। फ्यू मोर सेकंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं। तो चुआर अपराइजिंग के बारे में हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, द अपराइजिंग वाज लोकेटेड इन बंगाल, तो याद रखिएगा चुआर अपराइजिंग जो थी वो बंगाल रीजन से आई थी, वहीं पे इसका ओरिजिन था। सेकंड, द ट्राइब्स पीपल वर बेसिकली फार्मर्स एंड हंटर्स, नाउ दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। इस स्टेटमेंट से हमें और क्या पता चलता है, फार्मर्स और हंटर्स को किस तरीके की प्रॉब्लम होगी अगर उन पे अननेसेसरी लैंड रेवेन्यू या एक हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू इंपोज किया जाता है, या फिर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस होता है उनको, या फिर फेमाइन जैसी चीजें उनको फेस करनी पड़ती है। तो यहां पे ऑफकोर्स उनको इवेंचुअली फायर आर्म्स उठाने पड़ेंगे या फिर उनको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जाना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि वो अपना, पहली तो ये चीज हुई कि फेमाइन आया तो यहाँ पे जो फसल है वैसी उनकी खराब हो गई। सेकेंड, यहां पर लैंड रेवेन्यू एक्सेस मांगा जा रहा था जो कि वो पे नहीं कर पा रहे थे। थर्ड, इसी वजह से क्या हुआ, इस पूरी सिचुएशन की वजह से इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। हम अपना थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, द रिवोल्ट वाज डेल्ट विद द सॉफ्ट हैंड बाय ब्रिटिश। नाउ दिस इज रॉन्ग बिकॉज इट वाज डेल्ट वेरी विद एन आयरन फिस्ट, मतलब इसे स्ट्रांगली डील किया गया, जो ब्रूटली सप्रेस किया गया ट्राइबल्स को, ये चीज ध्यान रखिएगा चुआर अपराइजिंग के अंदर। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, ये कोई पैसिफिकेशन की पॉलिसी नहीं अपनाई गई थी यहाँ पे, रादर ब्रूटली सप्रेस किया गया था इस पर्टिकुलर रिवोल्ट को, इस पर्टिकुलर अपराइजिंग को। आंसर हमारा हो जाएगा बी। हम इसमें कुछ और देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि चुआर अपराइजिंग में फेमीन जब एक्सेस लैंड रेवेन्यू के साथ मिल जाता है तो क्या होता है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, और यही रीजन बना इस अपराइजिंग का। ठीक है, अब इसमें कुछ लीडर्स के नाम देख लेते हैं जो कि हो सकता है एग्जाम में पूछ लिए जाए। श्याम गंजन, ये धड़का करके एक जगह थी, वहां से इन्होंने कमान संभाली थी, धड़का। देन देयर वाज अनदर लीडर सुबला सिंह, ये कहां के, कालियापाल, इन्होंने यहां से रिबेलियन को संभाला था। तो जस्ट ये आप नाम याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, कुछ लोग, कुछ हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं ना, दिस टर्म चुआर इज वेरी डेरोगेटरी, इसलिए बहुत से लोग, बहुत से हिस्टोरियंस अपनी बुक में चुआर वर्ड को यूज ही नहीं करते हैं। वो इसको क्या कहते हैं, इस पूरी अपराइजिंग को जंगल महल अपराइजिंग या रिवोल्ट ऑफ जंगल महल। तो हो सकता है कि ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी चुआर अपराइजिंग को यूज ना किया जाए और रिवोल्ट ऑफ जंगल महल को यूज किया जाए, दोनों का मतलब एक ही है, बात एक ही है, इट्स जस्ट अ डिफरेंट नेम ऑफ द सेम रिवोल्ट। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट कोल म्यूटनी 1831। तो कोल म्यूटनी के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, द कोल्स वर इनहेबिटेंट्स ऑफ सदर्न इंडिया, जो कोल्स थे वो सदर्न इंडिया के इनहेबिटेंट थे, मतलब ओरिजिन बता रहे हैं सदर्न इंडिया में हुआ था। सेकंड, ब्रिटिश जुडिशियल एंड रेवेन्यू पॉलिसीज बैडली अफेक्टेड द ट्रेडिशनल सोशल कंडीशन ऑफ द कोल्स। तो ब्रिटिश की जो रेवेन्यू पॉलिसीज थी, जो जुडिशियल पॉलिसीज थी, उसने जो कोल्स ट्राइबल थे उनके जो ट्रेडिशनल कल्चर, सोशल कंडीशंस थी, उनको काफी एडवर्सली इफेक्ट किया था। थर्ड,
Under the leadership of Buddho Bhagat, the coal rebels killed or burnt about 1,000 outsiders. Outsiders आपको पता है यहाँ पे कौन है? लैंडलॉर्ड, जमींदार, ब्रिटिशर्स, ये सब. तो उन्होंने 1000 के आसपास आउटसाइडर्स को जला दिया था. नाउ टेक 15 सेकंड्स, फिर हम कोल म्यूटिनी के बारे में डिस्कस करेंगे. Few more seconds. चलिए, पहली स्टेटमेंट, द कोल्स वर इनहेबिटेंट्स ऑफ सदर्न इंडिया. नाउ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. व्हाई? बिकॉज ये सदर्न इंडिया से नहीं थे, ये छोटा नागपुर से थे. तो छोटा नागपुर ईस्टर्न साइड पे पड़ता है. पहली स्टेटमेंट गलत हो गई. सेकंड, ब्रिटिश जुडिशियल एंड रेवेन्यू पॉलिसीज बैडली अफेक्टेड द ट्रेडिशनल सोशल कंडीशन ऑफ द कोल्स. रेवेन्यू पॉलिसीज में क्या किया होगा? हाई रेवेन्यू उनसे मांगा गया होगा, हाई टैक्स मांगा गया होगा उनसे लैंड के ऊपर. जुडिशियल पॉलिसीज में उनके रिलीजन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी होगी, या उनकी जो प्रैक्टिस थी उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी गई होगी, जो कि ट्राइबल्स को ऑफकोर्स पसंद नहीं आया होगा. नाउ दिस सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. थर्ड पे आते हैं, अंडर द लीडरशिप ऑफ बुद्धो भगत द कोल्स रेबल्स किल्ड और बर्न्ट अबाउट 1,000 आउटसाइडर्स. तो 1000 के आसपास आउटसाइडर्स को उन्होंने जला दिया या मार दिया. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. आंसर हो जाएगा डी. अब हुआ क्या था? 1831 में लार्ज स्केल ट्रांसफर हुआ था लैंड का. लार्ज स्केल ट्रांसफर ऑफ लैंड कहां से? फ्रॉम द कोल हेडमैन, जो कि अभी तक लैंड कोल के हेडमैन के पास हुआ करती थी, वो किसको दी गई थी? हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स के जो फार्मर्स थे उनको दी गई थी. इसके अलावा उनके मनी लैंडर्स को दी गई थी. इस वजह से ही ये जो आउटसाइडर्स थे ये क्या करते थे? हाई ऑपरेसिव टैक्सेस को उनसे यील्ड किया करते थे. तो पॉलिसीज कैसी थी? ऑपरेसिव थी. और टैक्सेस कितने थे? हाई थे. हाई टैक्सेस की वजह से ऑफकोर्स जो उनकी पॉलिसीज थी वो ऑपरेसिव हो गई थी. और इवेंचुअली कोल हेडमैन ने ये डिसाइड किया कि अब जो आउटसाइडर्स हैं जिन्होंने हमारी लैंड ली है और नाउ हमसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना पड़ेगा. और यहां पे आप तीसरी स्टेटमेंट देख सकते हैं कि उनके अगेंस्ट में क्या किया था. आंसर हमारा हो जाएगा डी. हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट मुंडा अपराइजिंग. मुंडा अपराइजिंग के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए. पहली स्टेटमेंट कहती है इट वाज स्टार्टेड एज अ पॉलिटिकल मूवमेंट. तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह स्टार्ट हुआ था. सेकंड, द मुंडास क्लेम छोटा नागपुर एज देयर एरिया. तो जो मुंडास थे वो छोटा नागपुर को अपना एरिया कहते थे और वहीं पे ही रूल करना पसंद करते थे. दीज रिवॉल्ट्स वर बिकॉज ऑफ द अनड्यू इंटरफेरेंस बाय एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एटीट्यूड ऑफ लैंडलॉर्ड्स. तो ये जो रिवॉल्ट हुआ था, मुंडा अपराइजिंग, क्यों हुआ था? ये एडमिनिस्ट्रेशन की अननेसेसरी इंटरफेरेंस के कारण और लैंडलॉर्ड्स के एटीट्यूड के कारण हुआ था. टेक 15 सेकेंड्स, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको. Few more seconds. चलिए, पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? इट वाज स्टार्टेड एज अ पॉलिटिकल मूवमेंट. नाउ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. व्हाई? बिकॉज इट स्टार्टेड और इट बिगेन एज अ रिलीजियस मूवमेंट. बाद में इसको पॉलिटिकल कलरिंग दी गई और बाद में ये पॉलिटिकल इन नेचर हो गया था. किसके अगेंस्ट में टारगेट किया गया था? इसको मनी लेंडर्स और फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में टारगेट किया गया था, बिकॉज दे वर द वंस हु वर एक्सप्लॉइटिंग द मुंडास. तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी जो है वो करेक्ट हो जाएगी. द मुंडास क्लेम छोटा नागपुर एज देयर एरिया. दिस इज करेक्ट. थर्ड पे आते हैं, द रिवोल्ट्स वर बिकॉज ऑफ द अनड्यू इंटरफेरेंस बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. काफी कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट है, बिकॉज ट्राइबल्स को कभी भी ये चीज पसंद नहीं आती थी कि ब्रिटिशर्स उनके सोशल अफेयर्स में, रिलीजियस अफेयर्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में अननेसेसरी इंटरफेयर करें, जो कि ब्रिटिशर्स करते रहते थे. इसके अलावा एटीट्यूड ऑफ लैंडलॉर्ड जो था वो भी सही नहीं था, काफी ऑपरेसिव था. तो तीसरी स्टेटमेंट कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट है, करेक्ट है हमारे यहां पे. हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर डी. इसके अलावा बिरसा मुंडा इसको हेड कर रहे थे. 1899 से 1900 तक ये चला था और सदर्न रांची वाले रीजन में ये जो रिवोल्ट था ये किया गया था. ठीक है, इसमें हुआ क्या था? वॉइसेस रेज करी गई थी. क्यों? क्योंकि ट्राइबल एग्रेरियन सिस्टम जो था उसको एक फ्यूडल स्टेट में कन्वर्ट किया जा रहा था. तो लैंडलॉर्ड्स, जमींदार आ गए थे, इसलिए जो ट्राइबल लैंड सब तक होती थी उसको एक फ्यूडल सिस्टम में कन्वर्ट करने का अटेम्प्ट किया गया था. और इसी वजह से बिरसा मुंडा ने आवाज उठाई और मुंडास को कलेक्ट किया अगेंस्ट द
लैंडलॉर्ड्स, जमींदार एंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। एट द एज ऑफ 25, मतलब जब ये 1 साल चला ये रिवोल्ट 1899 से 1900 तक, तो एट द एज ऑफ 25 बिरसा मुंडा 25 साल के थे। ही वॉज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिशर एंड उसको जेल में डाल दिया गया। ही डाइड मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द टॉर्चर इन प्रिजन। ऐसा माना जाता है कि प्रिजन में टॉर्चर किया गया काफी बिरसा मुंडा को, और उनके बाद उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 25। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, एक चीज और पढ़ लेते हैं इसके रिगार्डिंग। अरण्य अधिकार। नाउ दिस इज अ नॉवल बाय महाश्वेता देवी। अरण्य अधिकार का मतलब है राइट टू फॉरेस्ट। ये जो मुंडा अपराइजिंग थी, मुंडा रिबेलियन था, उसी के ऊपर ये नॉवल लिखा गया और इसे साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए या फिर मुंडा रिबेलियन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये भी एक स्टेटमेंट डाली जा सकती है कि अरण्य अधिकार जो था इट्स अ नॉवल ऑन मुंडा रिबेलियन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, महाश्वेता देवी जी ने लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। Which of the following statement or statements are correct about Santhal rebellion? Santhal rebellion के ऊपर 4 स्टेटमेंट दिए। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? Santhals were agricultural community। जो Santhals थे वो एग्रीकल्चर कम्युनिटी थी, हो सकता है। They were settled in the plains of राजमहल हिल्स, तो वो राजमहल हिल्स वाले रीजन के अंदर सेटल्ड थे। देन द रिबेलियन वॉज अगेंस्ट ऑपरेसिव जमींदार, तो ये जो रिबेलियन था ये किसके अगेंस्ट में था? जमींदार के अगेंस्ट में था। देन द गुरिल्ला वॉरफेयर सिस्टम वॉज यूज, तो जो गुरिल्ला टैक्टिक्स होती हैं वो इस रिबेलियन के अंदर यूज करी गई थी सांथल के द्वारा। नाउ टेक 15 सेकंड्स फिर इसको डिस्कस करेंगे। Few more seconds. चलिए सांथल रिबेलियन के बारे में पढ़ते हैं। दिस रिबेलियन वाज एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट जिसको सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1856 में सप्रेस कर दिया था। पहली स्टेटमेंट देखते हैं। सांथल्स क्या एग्रीकल्चर कम्युनिटी थी? ये सांथल जो लोग थे वो एक एग्रीकल्चर कम्युनिटी थी और वो राजमहल हिल्स के आसपास ही सेटल थे। यही उनका बेसिक एजेंडा था कि भागलपुर से लेकर राजमहल हिल वाली जो रीजन है वो उनके अंडर में आ जाए, और यही वो ब्रिटिशर्स के साथ बात कर रहे थे इनिशियली, और इसको ही, इसी रीजन को ही एक ऑटोनोमस रीजन बनाना चाहते थे। द रिबेलियन वाज अगेंस्ट ऑपरेसिव जमींदार। यस, इनिशियली ये जो था ऑपरेसिव जमींदार के अगेंस्ट में था और फिर फाइनली वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में टर्न हो गया था। देन गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स वर यूज। यस, ट्राइबल्स जो थे ज्यादातर गोरिल्ला टैक्टिक्स को ही यूज किया करते थे। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव बी हो जाएगा। और इस रिवोल्ट के जो 2 फेमस लीडर्स थे वो थे सिद्धू एंड कानू। दोनों भाई थे सिद्धू एंड कानू। इनका नाम याद रख सकते हैं, एस से सांथल है और एस से ही सिद्धू है, तो ये याद रखिएगा लीडर्स के नाम फिलहाल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट खोंड अपराइजिंग? खोंड अपराइजिंग के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए। पहली क्या कहती है? चक्रा बिश्नोई वॉज अ यंग राजा हु लेड द खोन्स, तो खोन्स जो थे उनको किसने लेड किया था? चक्रा बिश्नोई ने, हो सकता है। सेकंड, दे वर अगेंस्ट ह्यूमन सेक्रीफाइस, जो खोंड थे वो ह्यूमन सेक्रीफाइस के अगेंस्ट में थे, हो सकता है। विथ चक्रा बिश्नोइज डिसअपीयरेंस द अपराइजिंग केम टू एन एंड, तो जब चक्रा बिश्नोई हु वाज अ यंग किंग वो जब डिसअपियर हुए तो खोंड अपराइजिंग जो थी वो ऑलमोस्ट खत्म सी हो गई थी। नाउ टेक 15 सेकंड्स फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। few more seconds. चलिए डिस्कस करते हैं। सो चक्रा बिश्नोई वो एक यंग किंग थे जिसके अंडर में खोन्स ने अपराइजिंग करी थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है, इनको क्या लगता था? द ब्रिटिश दे अननेसेसरी इंटरवीन इन देयर कल्चरल अफेयर्स, सोशल अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर्स। तो जो कल्चरल, सोशल और रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं ट्राइबल के, उसके अंदर ब्रिटिशर्स का इंटरवेंशन रहता था और यही चीज इन ट्राइबल्स को पसंद नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल वो ह्यूमन सेक्रीफाइस किया करते थे, ब्रिटिशर्स उस चीज को मना करते थे। ये भी एक रीजन बना खोंड अपराइजिंग का, बिकॉज खोंड अपराइजिंग में जो ट्राइबल्स थे वो ह्यूमन सेक्रीफाइस में बिलीव करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो इस चीज को, इस प्रैक्टिस को खत्म करना चाहते थे, बुरी प्रैक्टिस को खत्म करना चाह रहे थे, विच इज अ राइट थिंग। बट यहाँ पे खोंड जो थे इस चीज को कंटिन्यू रखना चाहते थे और ये मान रहे थे कि ये उनकी एक सोशल प्रैक्टिस है जिसके अंदर ब्रिटिशर्स अननेसेसरी इंटरवीन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। पहली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई। वाई? बिकॉज यहां पर दे वर अगेंस्ट ह्यूमन सेक्रीफाइस,
नो, दे वर नॉट अगेंस्ट ह्यूमन सेक्रीफाइस, रादर दे वांटेड टू डू इट। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड पे आते हैं, जब चक्रा बिश्नोई डिसअपियर हुए, द किंग व्हेन डिसअपियर्ड द अपराइजिंग केम टू एन एंड। वो तो होना ही था, व्हाई? बिकॉज द लीडर वॉज डिसअपियर। तो जब लीडर डिसअपियर हुए तो अपराइजिंग का जो इंटेंसिटी थी वो काफी हद तक खत्म हो गई थी। हमारा आंसर हो जाएगा बी यहां पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। Which of the following statement or statements is or are correct about कोया रिवोल्ट? कोया रिवोल्ट के ऊपर स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पर 3। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? इट अकर्ड इन 1879-80 इन द ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये रीजन दे रखा है कि ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक पर हुआ था ये रिवोल्ट, हो सकता है। सेकंड, द कंप्लेंट्स वर ऑपरेशन बाय पुलिस एंड मनी लेंडर्स, न्यू रेगुलेशन एंड डिनायल ऑफ देयर कस्टमरी राइट्स ओवर द फॉरेस्ट एरिया। तो उनके जो ग्रेवेंसेस थे वो दे रखे हैं कि क्या ग्रेवेंस जो थे वो कोल रिवोल्ट जिसकी वजह से हुआ वो मनी लेंडर्स की वजह से हुआ, पुलिस के ऑपरेशन की वजह से हुआ, क्या वो उनके कस्टमरी राइट्स जो थे उनको जो डिनाई करे गए थे फॉरेस्ट के ऊपर उसकी वजह से हुआ। थर्ड, दे रोज अंडर टॉमस सोरा। तो टॉमस सोरा के अंडर में ये कोया रिवोल्ट जो था ये रेज किया गया था। नाउ टेक 15 सेकेंड्स पे डिस्कस करेंगे इसको। चलिए डिस्कस करते हैं कोया रिवोल्ट के ऊपर। सो यस, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में ही हुआ था इन द ईस्टर्न गोदावरी इन 1879-1880 जो कोया रिवोल्ट था। पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट जो है अगर ध्यान से पढ़ेंगे इट्स अ कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट, क्योंकि जो भी रिवोल्ट्स हो रहे थे वो ज्यादातर मनी लेंडर्स के ऑपरेशन की वजह से ही हो रहे थे, और जो फॉरेस्ट के ऊपर राइट्स दिए गए थे ट्राइबल्स को उनको ब्रिटिशर्स जो थे वो खत्म कर रहे थे। तो उनके कस्टमरी राइट्स जो थे वो ब्रिटिशर्स धीरे धीरे लेके कैप्चर कर रहे थे। यही चीज ने जो ट्राइबल्स थे उनको डिससेटिस्फाई किया और उनको आर्म्स को रेज करने के लिए कहीं ना कहीं फोर्स किया। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। थर्ड, एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है जिसमें कि लीडर का नाम दिया है। नाउ दिस इज करेक्ट, टॉमस सोरा के अंडर में ही कोया रिवोल्ट को स्टार्ट किया गया था, और इस पर्टिकुलर रिवोल्ट के ऑपरेशन के बाद 1886 में इसको दोबारा से ऑर्गेनाइज किया गया बाय राजा अनंत अय्यर। तो पहले टॉमस सोरा थे, उसके बाद राजा अनंत अय्यर आए। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी क्वेश्चन नंबर 7 में करेक्ट है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं, पुट द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो 4 यहां पे इवेंट्स दिए हैं, उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पहला है पहाड़ियाज रिबेलियन, चुआर अपराइजिंग, देन है मुंडा अपराइजिंग, देन है सांथल अपराइजिंग। नाउ टेक 15 सेकेंड्स। उसके बाद बताइए कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले कौन सा हुआ, फिर सेकंड, और फिर थर्ड, और फिर फोर्थ। तो पहाड़ियाज, जुआर, मुंडा एंड सांथल। फ्यू मोर सेकेंड्स। जुआर, मुंडा, सांथल तीनों की डेट्स मैंने बताई थी आपको, शायद देखा होगा ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ था। चलिए डिस्कस करते हैं। सो चुआर अपराइजिंग 1776 में हुआ था। देन इसके बाद पहाड़ियाज 1778, देन सांथल 1855, देन मुंडा का मैंने अभी बताया था 1899 से 1900। तो ऑफकोर्स ये तो लास्ट में आएगा ही। हमारा आंसर यहां हो जाएगा B2143। कभी कभी ऐसे गवर्नर जनरल्स को भी पूछ लेते हैं कि पहले कौन सा गवर्नर जनरल आया था, उसके बाद कौन आया था, या फिर कई बार किसी रिबेलियंस के बारे में भी पूछ लेते हैं, या फिर 4 डिफरेंट इवेंट्स दे देते हैं हिस्ट्री के कि पहले कौन सा इवेंट हुआ था फिर कौन सा हुआ था। तो यहाँ पे आपको ईयर्स याद नहीं रखने हैं कि ये 1899 में क्या हुआ था, या 1776 में चौहार हुआ था, मुंडा 1899 में हुआ था, सांतल 1855 में हुआ था। बट एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि पहले कौन सा हुआ था और उसके बाद कौन सा हुआ था। अगर आप 2 ऑप्शन को भी फिगर आउट कर लेंगे आंसर के अंदर कि पहले ये हुआ था और ये तो उसके बाद ही हुआ था, तो आंसर करना काफी हद तक आसान हो जाएगा आपके लिए। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट सिंह पोस्ट रिबेलियन। सिंह पोस्ट रिबेलियन के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए।
नाउ पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, द रिबेलियन ट्रांसपायर्ड इन असम। तो ये जो रिबेलियन था ये कहां हुआ था, असम में हुआ था, हो सकता है। चीफ निरांग फीडू लेड एन अपराइजिंग इन 1843। तो ये जो लेड किया गया था किसने किया था, चीफ निरांग फीडू ने। देन इन द ब्रिटिश गैरिसन वाज अटैक टू, इसके अंदर ब्रिटिश गैरिसन को भी अटैक किया गया था। नाउ टेक 15 सेकेंड्स पे डिस्कस करते हैं इसको कि क्या ये असम में हुआ था, इसके लीडर का नाम भी दिया हुआ है, और इसमें क्या ब्रिटिश गैरिसन को अटैक किया गया था। देखिए हमने इसको अब डिस्कस करेंगे। वेरियस यहाँ पे रिबेलियंस पढ़ी हैं, देख चुआरपड़ा, मुंडा, कोल, सांथल, ये जो है ये मेन स्ट्रीम है। अगर आप हिस्ट्री की बुक्स में देखेंगे, एनसीईआरटीज में देखेंगे, बिपिन चंद्रा में, स्पेक्ट्रम में, इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो दीज आर द मेन स्ट्रीम रिबेलियन जो कि प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंह पोस्ट रिबेलियन ऑफकोर्स थोड़ा सा मार्जिन पे आता है, या फिर इसके बाद इससे पहले हमने एक और पढ़ा था, पहाड़ियाज हो गया या फिर कोया हो गया। इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मेंस में चांसेस बहुत कम है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाना। फिलहाल हम पहले आते हैं क्या, लेकिन आपको अगर प्रीलिम्स के बारे में भी 3-4 फैक्ट्स के पता चल गए, उसके बाद मेंस का भी आप 100 वर्ड्स का आंसर तो लिख ही सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूं कि ये जो सिंह पोस्ट रिबेलियन था ये कहां हुआ था, ये असम के अंदर हुआ था। इसको हेड कौन कर रहे थे, चीफ निरांग फीडू इसको हेड कर रहे थे, और इसके अंदर ब्रिटिश गैरिसन को भी अटैक किया गया था। मैंने आपको 3 स्टेटमेंट तो दे दी यहां पर, अब इसको 50 to 100 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, 50 to 100 वर्ड्स में लिख सकते हैं। अब क्यों हुआ होगा ये जो रिबेलियन था, ऑफकोर्स वहां पे जो ट्राइबल कल्चर था उनको अफेक्ट किया होगा, फॉरेस्ट राइट्स उनके लिए होंगे, मनी लेंडर्स ने उनको परेशान किया होगा। ये सब चीजें आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसी वजह से अगर प्रीलिम्स के 3 स्टेटमेंट को भी आप पढ़ लेते हैं, वहां पे मेंस का आंसर कुछ हद तक आपका करेक्ट हो जाता है, लेकिन आपको बेसिक इसके फैक्ट्स करेक्ट होने चाहिए। अब आप जो सिंह पोस्ट रिबेलियन है इसको ये नहीं लिख सकते कि ये छोटा नागपुर प्लेटू में हुआ था, वहां पे गलत हो जाएगा और वहां पे पूरा ही आपका आंसर गलत कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि ये असम में हुआ था, इसके लीडर का नाम पता है, और ये भी पता है कि ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में किया गया था, तो काफी हद तक 50 to 100 वर्ड्स का आंसर आपका लिखा जा सकता है। तो जब प्रीलिम्स की तैयारी करें वो इतनी ध्यान से करिए कि अगर उसमें से कुछ चीज मेंस में भी पूछी जाती है, सो यू शुड बी एबल टू आंसर। यहां पे हमारा आंसर सी हो जाएगा। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर करेक्ट कॉज और कॉजेज ऑफ सेपॉय म्यूटनी। तो सेपॉय म्यूटनी क्यों हुई, उसके क्या रीजन थे, 3 स्टेटमेंट दिए। पहली कहती है मिस ट्रीटमेंट ऑफ द सेपॉयज बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे वो हमारे सेपॉयज जो थे उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया करते थे। सेकंड, इवन दो देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन इन प्रमोशन, डिस्क्रिमिनेशन इन पे वाज क्वाइट एपरेंट। तो इवन दो वहां पे प्रमोशन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था हमारे सेपॉयज के साथ, लेकिन उनकी सैलरी के अंदर जो उन्हें करी जाती थी उसके अंदर काफी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू पे फॉरेन सर्विसेज अलाउंस। तो जैसे फॉरेन के अंदर लड़ाई करने जाते थे, किसी बैटल वॉर के अंदर जाते थे, तो एक फॉरेन सर्विस अलाउंस दिया जाता था, वो हमारे सेपॉयज को नहीं दिया जाता था। दिस वाज अनदर रीजन। नाउ टेक 15 सेकंड्स, फिर हम डिस्कस करेंगे सेपॉय म्यूटनी के बारे में। फ्यू मोर सेकंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं सेपॉय म्यूटनी के बारे में। पहली स्टेटमेंट कहती है मिस ट्रीटमेंट ऑफ द सेपॉयज बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। नाउ दिस इज करेक्ट बिकॉज एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था और हमारे जो सेपॉयज थे उनको इंफीरियर समझा जाता था, ये चीज थी। तो पहली जो है स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। एक टीवी सीरीज आई थी बॉस करके, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर बनी थी। अगर आपने उसमें देखा, उसमें काफी अच्छे से दिखाया गया है कि कितना बुरा ट्रीटमेंट दिया जाता था हमारे सेपॉयज को, और इवन आफ्टर दैट जो हमारे सिपॉइज थे उनकी लॉयलिटी सुभाष चंद्र बोस जी की बजाय उन्हीं ब्रिटिशर्स के टुवर्ड्स देखी जाती थी। मतलब एक तरफ तो ब्रिटिशर्स जो है वो सिपॉइज के साथ, इंडियन सिपॉइज के साथ बुरा बिहेवियर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो सिपॉइज थे वो इंडियंस की साइड नहीं ले रहे थे, वो ब्रिटिशर्स को अपनी लॉयलिटी शो कर रहे थे। पहली स्टेटमेंट हमारी सही हो गई। सेकंड, इवन दो देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन इन प्रमोशन, डिस्क्रिमिनेशन इन पे वाज क्वाइट एपरेंट। नाउ दिस स्टेटमेंट इज पार्शियली करेक्ट, देयरफॉर इनकरेक्ट, क्योंकि
डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ पे या सैलरी में ही नहीं किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन प्रमोशन में भी किया जाता था. इफ आई रिमेंबर इट राइट, आई थिंक सूबेदार से ऊपर का जो रैंक था वो इंडियंस को नहीं दिया जाता था. तो एक पर्टिकुलर रैंक तक ही आप राइज कर सकते थे, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते थे, क्योंकि जो आपके ऊपर हेड होगा, ओवरऑल जो हेड था वो ब्रिटिशर्स को ही बना के रखा हुआ था. देन रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू पे फॉरेन सर्विस अलाउंस. नाउ दिस इज ऑल्सो करेक्ट. फॉरेन सर्विसेज अलाउंस नहीं दिए जाते थे. इसका थोड़ा सा हम पढ़ते हैं. हुआ क्या था, एक जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 बनाया गया था. इस एक्ट के हिसाब से जो इंडियंस थे, इवन हाई कास्ट हिंदूज, उनको भी इंडिया के बाहर भेजा जाता था. और उस वक्त रिलीजियस गाइडलाइंस ये कहती थी कि जो हिंदूज हैं दे कैन नॉट क्रॉस द सी. तो सी को क्रॉस करना एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन फिर भी उनको फोर्स किया गया सी को क्रॉस करने के लिए. पहली तो चीज ये थी. दूसरा, जब भी वो फॉरेन में जाते थे अपनी सर्विसेज को रेंडर करने के लिए, तब उनको फॉरेन सर्विस अलाउंस भी नहीं दिया जाता था, जो कि ब्रिटिशर्स को दिया जा रहा था. तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाएगी. आंसर हो जाएगा 1 और 3. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. ये सेकंड हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की ही एक एक्सटेंशन है. फर्स्ट, अपर कास्ट सेपोइज हैड फाउंड देयर रिलीजियस बिलीव्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद सर्विस कंडीशन. तो अपर कास्ट सेपोइज जो थे उनको ऐसा लग रहा था कि जो उनकी सर्विस कंडीशन है, जो सर्विस उनसे डिमांड करती है, वो उनके रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट में जा रहे हैं. अगर पिछला क्वेश्चन आपने ध्यान से उसकी एक्सप्लेनेशन सुनी है तो इसका आंसर वहीं मिल गया था आपको. सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं. द रिप्लेसमेंट ऑफ द टर्बन बाय अ लेदर कॉकेट कॉज्ड म्यूटनी एट वेलोर. तो जो टर्बन पहना करते थे उसको रिप्लेस कर दिया गया था एक लेदर कॉकेट से, जिसकी वजह से वेलोर में म्यूटनी हो गई थी. हो सकता है. थर्ड, देयर वाज ए म्यूटनियस आउटब्रेक ऑफ द बंगाल आर्मी सेपोइज फॉर बीइंग सेंट टू वॉर, सेंट टू फार अवे सिंध. तो जो बंगाल के अंदर सेपोइज थे उनको सिंध में भेजा जा रहा था, जिसको वो पसंद नहीं कर रहे थे. इस वजह से भी एक म्यूटनियस आउटब्रेक वहां हो गया था. टेक 15 सेकंड्स, फिर इसको डिस्कस करेंगे कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सी रॉन्ग है. फ्यू मोर सेकेंड्स, फिर डिस्कस करते हैं इसको. आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. पहली स्टेटमेंट देखते हैं. चलिए डिस्कस करते हैं. अपर कास्ट सेपोइज हैड फाउंड देयर रिलीजियस बिलीव्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद देयर सर्विस कंडीशन. मैंने पहले भी बताया था क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कि रिलीजियस कंडीशंस ये कहती थी कि आप नहीं जाएंगे, सी को क्रॉस नहीं करेंगे. रिलीजियस बिलीव्स ये कहते थे, लेकिन सर्विस कंडीशन फॉरेन में जाके सर्विसेज को रेंडर करने के लिए फोर्स किया करती थी. ये था. तो एक तरफ तो आपका रिलीजन था, एक तरफ आपका रिलीजन है, एक तरफ आपकी जॉब है या सर्विस है. ये दोनों चीजें आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी. पहली तो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई. इसमें फर्दर हम पढ़ सकते हैं कि हुआ क्या था. 1824 में बैरकपुर के अंदर एक रिवोल्ट राइज हुआ था. किसकी वजह से? बिकॉज बैरकपुर में जो सिपाहीज थे उनको यह कहा गया था कि आपको बर्मा जाना पड़ेगा बाय क्रॉसिंग द सी. और इसका मतलब यह माना जाता था कि अगर आप सी को क्रॉस कर ले तो इट मीन्स यू लूज योर कास्ट. आपकी कास्ट जो है आप लूज कर जाते हो. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्षत्रिय है या ब्राह्मण्स होते थे उस टाइम के, वो सर्व कर रहे हैं फोर्सेस के अंदर, तो उनको ऐसा लगता था कि हमारी तो हायर कास्ट है, अगर हम सी को क्रॉस करेंगे तो हम अपनी कास्ट को लूज कर जाएंगे, जो कि वो नहीं करना चाहते थे. तो ये जो स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी. सेकंड पे आते हैं. द रिप्लेसमेंट ऑफ द टर्बन बाय लेदर कॉकेट कॉज्ड अ म्यूटनी एट वेलोर. यस, ये चेंज जो था ये किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो कि वहां के लोकल लोगों को नहीं पसंद आया. सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. देयर वाज अ म्यूटनियस आउटब्रेक ऑफ द बंगाल आर्मी सेपोइज फॉर बीइंग सेंट टू फार अवे सिंध. तो सिंध में भेजा जा रहा था. फॉरेन अलाउंसेस जो थे वो वैसे ही नहीं दिए जाते थे, इसलिए बंगाल आर्मी ने जो था एक वहां पे आउटब्रेक हुआ. तो यहां पे आंसर हमारा हो जाएगा सी. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? पुट द फॉलोइंग म्यूटनीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो 4 यहां पे म्यूटनीज दिया, उसको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. पहली है म्यूटनी ऑफ बंगाल, देन वेलोर म्यूटनी, देन 47th नेटिव इन्फेंट्री म्यूटनी एंड शोलापुर म्यूटनी. टेक 15 सेकेंड्स, फिर इसको डिस्कस करेंगे. फ्यू मोर सेकेंड्स. चलिए डिस्कस करते हैं. सो म्यूटनी ऑफ बंगाल ये 1764 में हुई थी. देन उसके बाद वेलोर म्यूटनी 1806 में हुई.
47th नेटिव इन्फेंट्री म्यूटनी 1824 के अंदर और शोलापुर म्यूटनी 1838 1838 के अंदर. सो इट इज ऑलरेडी इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर 1 2 3 एंड 4. आंसर हो जाएगा ए. अगेन मैं कह रहा हूं, आई एम रीइटरेटिंग दैट यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर द ईयर. आपको पूरा साल याद रखने की जरूरत नहीं है कि बंगाल की म्यूटनी 1764 में हुई थी, वेलोर म्यूटनी हैपेंड इन 1806. इस तरीके से नहीं है. आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए कि आसपास, मतलब अगर पूछा जाए कि शोलापुर म्यूटनी और बंगाल, ऑफकोर्स आपको पता होना चाहिए कि म्यूटनी ऑफ बंगाल जो था समवेयर इन 18th सेंचुरी हुई थी और जो शोलापुर म्यूटनी थी समवेयर इन 19th सेंचुरी हुई थी. तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. उसके बाद आप इस तरीके के जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाने होते हैं इवेंट्स को, उसको सही कर सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर वीकनेस ऑफ पीपल अपराइजिंग. तो क्या वीकनेसेस थी पीपल अपराइजिंग की? पहली वीकनेस, द अपराइजिंग्स वर लोकलाइज्ड. तो ये जो अपराइजिंग्स थी क्या ये लोकलाइज थी? सेकंड, लीडरशिप वाज सेमी फ्यूडल इन कैरेक्टर. तो ये जो लीडरशिप्स थी ये सेमी फ्यूडल थी अपने कैरेक्टर के अंदर. थर्ड, द मेथड एंड आर्म्स यूज्ड बाय फाइटर्स इन दीज अपराइजिंग्स वर प्रैक्टिकली ऑब्सोलीट. तो जो मेथड्स और आर्म यूज करे गए थे इन अपराइजिंग्स के अंदर वो कैसे थे? वो काफी बैकवर्ड थे, काफी ऑब्सोलीट थे, काफी पुराने थे, आउटडेटेड थे. टेक 15 सेकेंड्स, फिर हम बताएंगे कि कौन कौन सी पीपल अपराइजिंग में वीकनेसेस थी और कौन सी नहीं थी. चलिए पीपल अपराइजिंग की वीकनेसेस पढ़ते हैं. पहली क्या कहती है? द अपराइजिंग्स वर लोकलाइज. यस, ऐसा कोई नेशनल लेवल पे अपराइजिंग नहीं हुई थी. छोटी छोटी जगह पे, कभी छोटा नागपुर प्लेटू के पास अपराइजिंग हो जाती थी, बंगाल के पास हो जाती थी, फिर पंजाब में हो जाती थी, फिर नीचे सदर्न एरियाज में हो जाती थी. तो ये लोकलाइज इन नेचर थी और इनकी जो डिमांड्स और नीड्स थी वो भी लोकलाइज थी. इसी वजह से इसको कुछ हद तक बैकवर्ड लुकिंग भी कहा जाता है. रीजन बीइंग क्योंकि यहां पे कोई इंडिया एज ए कंट्री बनाने का ऑब्जेक्टिव नहीं था, कोई नेशनल इंपल्स नहीं थी. तो देयर वाज नो नेशनल इंपल्स, रादर वो सिर्फ ये चाहते थे कि जिस तरीके का रूल ब्रिटिशर्स के आने से पहले था हम उसी रूल को एस्टैब्लिश कर लेंगे. ठीक है. सो दे जस्ट वांटेड टू आउस्ट द रूलर, दैट इज ब्रिटिशर्स. वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना चाहते थे इंडिया से, ताकि वो अपना जो छोटे से रीजन में जिस तरीके से रह रहे थे उस तरीके से रह पाए. लेकिन कोई ऐसा आइडिया नहीं था, इंडिया एज अ नेशन का कोई भी आइडिया एग्जिस्ट नहीं करता था. सो अपराइजिंग्स वर लोकलाइज्ड, दिस इज करेक्ट. लीडरशिप वाज सेमी फ्यूडल इन कैरेक्टर, नाउ दिस इज आल्सो करेक्ट. द मेथड्स एंड आर्म्स से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी ये अपराइजिंग्स थी उसके अंदर आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो यूज करे गए थे, स्ट्रेटेजीज जो यूज करी गई थी, मेथड्स जो यूज करे गए थे, वो तो बैकवर्ड थे ही थे. साथ में उनकी आइडियोलॉजी जो थी वो भी बैकवर्ड लुकिंग थी, फॉरवर्ड लुकिंग नहीं थी. तो हमारा आंसर यहां हो जाएगा सी. हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर. So, which of the following were factor or the factors responsible for people's resistance? People resistance जो हुई थी उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स थे? तो पहला जो फैक्टर बताया गया है प्रोबेबल फैक्टर, दैट इज हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेस. टैक्सेस ज्यादा लगाए गए थे, इसी वजह से लोग रेजिस्ट कर रहे थे. सेकंड, ग्रोथ ऑफ इंटरमीडियरी रेवेन्यू कलेक्टर्स, टेनेंट्स एंड मनी लेंडर. तो ये तीन डिफरेंट एंटिटीज बनाई गई थी जो कि लोगों को परेशान कर रही थी और इसी वजह से रेजिस्टेंस हुई हो सकता है. देन एक्सपेंशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ओवर ट्राइबल लैंड्स. तो जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था वो ट्राइबल लैंड के ऊपर भी एक्सपेंड कर दिया गया था. नाउ टेक 15 सेकंड्स, फिर हम डिस्कस करते हैं कि पीपल रेजिस्टेंस के क्या रीजंस थे, क्या फैक्टर्स थे, क्या नहीं थे, और इसके अलावा भी क्या क्या फैक्टर्स हो सकते थे. few more seconds. चलिए डिस्कस करते हैं. इट्स मोर लाइक अ मेंस क्वेश्चन, क्योंकि तीनों की तीनों स्टेटमेंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट्स हैं. अगर आपने बेसिक थोड़ा सा भी एनसीईआरटी को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये तीनों ही कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट्स हैं और मेंस के आंसर राइटिंग में तीनों ही स्टेटमेंट आपको हेल्प कर सकती हैं. पीपल रेजिस्टेंस के रीजंस क्या थे? ऑफकोर्स उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगाए गए थे, रेवेन्यू कलेक्टर्स आ गए थे, इंटरमीडियरीज आ गए थे, और शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑपरेशन बाय मनी लेंडर्स. तो मनी लेंडर जो थे काफी जो उनकी पॉलिसी थी काफी ऑपरेसिव थी, इस वजह से लोगों ने रजिस्ट करना शुरू कर दिया. सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई. थर्ड, हमने ये भी देखा था कि जो ट्राइबल लोग हैं उनसे उनके कस्टमरी राइट्स को लेकर
दैट इज उनके जो फॉरेस्ट राइट्स हुआ करते थे उनको ले लिया गया उनसे और वहां पे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अपना इंस्टॉल कर दिया। ये भी एक रीजन बना लोगों की रेजिस्टेंस का, ट्राइबल की रेजिस्टेंस का। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो कुछ और फैक्टर्स भी हम दे सकते हैं। फिलहाल हमारा तीनों ही स्टेटमेंट से आंसर सी हो जाएगा। एक यहां पे जो मेजर रीजन था वो था इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज। और अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया? बिकॉज वो अपनी जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग गुड्स थी उसकी मार्केट को एस्टैब्लिश करना चाहते थे। तो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो थी उसकी मार्केट को एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हो या अदर देन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हो, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके अलावा पहले पैट्रोनेज मिला करता था, किसको? प्रीस्ट को मिला करता था और आर्टिस्ट को मिला करता था। प्रीस्ट और आर्टिस्ट को, जो किंग्स थे या प्रिंसेस थे, वो क्या करते थे? पैट्रोनेज दिया करते थे। और ये चीज भी बंद कर दे। ये भी लोगों को पसंद नहीं आया। ऑफकोर्स आर्टिस्ट और प्रीस्ट को ये चीजें पसंद नहीं आएगी कि उनको जो पैसा पहले किंग से मिला करता था वो अब खत्म हो गया। तो ये भी एक रीजन बना पीपल रेजिस्टेंस के पीछे। हमारा आंसर फिलहाल यहां पे सी है। हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज अगेन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। नंबर्स पे मत जाइएगा। ऐसा नहीं है कि अगर नंबर 37 है तो 22 है तो वो पहले हुआ होगा, 37 वाला बाद में हुआ होगा। कुछ भी हो सकता है। टेक 15 सेकेंड्स, फिर डिस्कस करेंगे इसको। देख लेते हैं। म्यूटनी ऑफ 37 नेटिव इन्फेंट्री पहले हुई या फिर 66 नेटिव इन्फेंट्री हुई? म्यूटनी ऑफ 22 नेटिव इन्फेंट्री कब हुई? और म्यूटनी ऑफ 34 नेटिव इन्फेंट्री कब हुई? इसको डिस्कस करेंगे। टेक 15 सेकेंड्स। फ्यू मोर सेकेंड्स पे डिस्कस करते हैं इसको। चलिए, तो सबसे पहले 34th नेटिव इन्फेंट्री की म्यूटनी हुई थी 1844 में। इट हैपन इन 1844। नाउ उसके बाद क्या हुआ? म्यूटनी ऑफ 22nd नेटिव इन्फेंट्री विच ट्रांसपायर्ड इन 1849। देन जस्ट आफ्टर अ ईयर म्यूटनी ऑफ 66th नेटिव इन्फेंट्री एंड फाइनली आफ्टर 2 years और अ गैप ऑफ 2 years 1852 के अंदर 37th नेटिव इन्फेंट्री की म्यूटनी हुई। आंसर हमारा है 4321, दैट इज ए। हम एक क्विक रिकैप करेंगे 5 मिनट्स का और उसके बाद अपने स्कोर्स को मैच करेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। चलिए अपना क्विक रिकैप को स्टार्ट करते हैं। हमने ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में पढ़ा था कि इसमें सभी ही आउटसाइडर्स को एनिमी नहीं माना जाता था। कुछ आउटसाइडर्स को एनिमी माना जाता था, बट देवर ग्वालास, जुलाहास जिनको एनिमीज नहीं माना जाता था। वायलेंस जो था दैट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड लैंड लॉर्ड्स। रीजंस क्या थे? रीजंस वही थे कि आप अननेसेसरी हायर टैक्सेस ले रहे हैं एंड यू आर टेकिंग अवे द कस्टमरी राइट्स ऑफ द ट्राइबल्स। ये मेजर रीजंस थे। इसके बाद हमने चौर अपराइजिंग के बारे में पढ़ा था, जिसको हम जंगल महल अपराइजिंग या रिवॉल्ट जंगल महल भी कहते थे। इट वॉज डेल्ट विद एन आयरन फिस्ट। इट वॉज टोटली और ब्रूटली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। इसमें हुआ क्या था? दीज चौर वॉज बेसिकली फार्मर्स एंड द हंटर्स। और इनकी जो लोकेशन थी वो कहां थी? बंगाल। और इनकी जो मेजर प्रैक्टिसेस जो थी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फेमीन था वो एक बहुत बड़ा इशू था और लैंड रेवेन्यू काफी हाई कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। उसकी वजह से दे वर फेसिंग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एंड इवेंचुअली दे पिक्ड अप द आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। देन उसके बाद हमने कोल म्यूटनी 1831 के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये कहा था कोल जो थे वो छोटा नागपुर प्लेटो के आसपास रहते थे। इसमें हुआ क्या था? जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जुडिशियल और रेवेन्यू पॉलिसी थी वो कोल की जो रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस थी उसके अंदर इंटरफेयर कर रही थी। इसमें जो लीडर थे उनका नाम था बूडो भगत और इसके अंदर 1000 ब्रिटिशर्स को या आउटसाइडर्स को जला के मार दिया गया था। नाउ इसके बाद हमने पढ़ा मुंडा अपराइजिंग के बारे में, जिसको बिरसा मुंडा 25 साल के जो थे वो हेड कर रहे थे। बिरसा मुंडा जो थे उनको जेल के अंदर ही टॉर्चर करके मार दिया गया था और इट वाज अ रिलीजियस मूवमेंट इनिशियली विच लेटर टर्न इनटू पॉलिटिकल मूवमेंट। ये स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी। मुंडास जो थे वो छोटा नागपुर एरिया है उसके आसपास को कैप्चर करना चाहते थे और यहां पर 1899 से 1900 में सदर्न रांची में इन्होंने अपना रिवोल्ट स्टार्ट किया था। दे वर अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, द एटीट्यूड ऑफ लैंडलॉर्ड्स दे डिड नॉट लाइक एंड दे वर आल्सो नॉट लाइकिंग द अननेसेसरी इंटरफेरेंस बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ इसके बाद हमने ये एक मां श्वेता देवी जी का एक नॉवल था अरण्यर अधिकार, इसके बारे में पढ़ा था विच वॉज रिटन ऑन मुंडा रिबेलियन। और राइट टू फॉरेस्ट है इसका लिटरल मीनिंग। इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। इसके बाद हमने एक और इंपॉर्टेंट रिबेलियन सांथल रिबेलियन एस से सांथल था। एस से ही इसके लीडर का नाम सीधु एन कानू था। दो ये भाई थे। ये नाम था। ये राजमहल हिल्स के पास हुआ था और भागलमल
और भागलपुर और राजमहल के बीच के एरियाज को ये ऑटोनोमस रीजन डिक्लेयर करना चाहते थे। दे वर अगेंस्ट ऑपरेसिव जमींदार्स और गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स को इन्होंने यूज किया था। इनिशियली ये जो था जमींदार्स के अगेंस्ट में था और बाद में ये कन्वर्ट हो गया और टर्न हो गया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इसके बाद हमने डिस्कस किया था खोंड अपराइजिंग को, जिसमें हमने इनके लीडर का नाम है वो किंग चक्र बिश्नोई, जिनके डिसअपीयरेंस के बाद ये जो खोंड अपराइजिंग थी काफी हद तक कम हो गई थी। दे वर इन सपोर्ट ऑफ द ह्यूमन सेक्रीफाइस, ये भी पढ़ा था हमने। इसके बाद हमने देखा था कोया रिवोल्ट के बारे में। ये कहां हुआ था? आंध्र प्रदेश रीजन में हुआ था। इसके जो लीडर थे टॉमस ओरा थे और उसके बाद राजा जो अनंत येर थे उन्होंने इसको कैप्चर किया था और ले लिया था आफ्टर द लीडरशिप ऑफ टॉमस ओरा। देन कंप्लेंट्स क्या थी कि जो मनी लेंडर्स हैं, पुलिस है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस हैं वो कस्टमरी राइट्स में इंटरवीन कर रही है। देन इसके बाद हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखा था किसको? हमने डिफरेंट रिबेलियंस को देखा था, जिसमें सबसे पहले चुआर आया था, फिर पहाड़ियाज, देन सांथल एंड फाइनली मुंडा। इसके बाद हमने सिंह पोस्ट रिबेलियन के बाद में देखा था जो कि असम में हुआ था और इसको हेड कौन कर रहे थे? चीफ निरांग पीदू इसको हेड कर रहे थे और इसमें ब्रिटिश गैरिसन को अटैक किया गया था। देन हमने सिपोई म्यूटनी के कुछ रीजंस को पढ़ा था कि इसमें सिपोइस को डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। कैसे? एक तो उनकी सैलरी कम थी और एक पर्टिकुलर प्रमोशन दैट इज सूबेदार के रैंक के ऊपर उनको लेके जाया ही नहीं जाता था। देन देयर वाज अ मिस ट्रीटमेंट, जो मैंने आपको जो एक टीवी सीरीज थी बॉस उसके बारे में बताया। इसमें जो मिसट्रीटमेंट था वो ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे सोल्जर्स को देते थे, उसके बाद भी दे एक्सपेक्टेड लॉयलिटी विच वॉज गिवन टू देम। तो हमारे सोल्जर्स अपनी बेइज्जती कराने के बाद भी ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल रहते थे इंस्टेड कि वो इंडियंस की साइड ले। देन इसके अलावा हमने ये देखा था कि फॉरेन सर्विस अलाउंसेस नहीं दिए जाते थे। ये माना जाता था, जो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, कि अगर आप सी को क्रॉस करते हैं तो आप अपनी कास्ट को लूज कर जाते हैं। तो यहां पे जो रिलीजियस गाइडलाइंस थी, रिलीजियस बिलीव्स थे, वो आपकी सर्विस कंडीशंस के अगेंस्ट में जा रहे थे। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि बंगाल के अंदर जो सिंध में जाने के लिए बंगाल के सिपाहीज को कहा जा रहा था वो उनको पसंद नहीं आया। सिमिलरली बैरकपुर के जो सिपाहीज थे उनको बर्मा में जाने के लिए कहा जा रहा था, वो भी उसके अगेंस्ट में उन्होंने आवाज उठाई थी। देन हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ा था डिफरेंट म्यूटनीज को, जिसमें सबसे पहले म्यूटनी ऑफ बंगाल हुई थी 1764 में, देन वेल्लोर म्यूटनी, देन 47 नेटिव इन्फेंट्री म्यूटनी एंड फाइनली शोलापुर म्यूटनी। इसके बाद पीपल अपराइजिंग के बारे में पढ़ा था कि ये जो अपराइजिंग थी लोकलाइज थी, बैकवर्ड लुकिंग थी, वो इंडिया एज ए नेशन का कोई आइडिया नहीं था, तो नेशनल इंपल्स नहीं थी। मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में भी बताया था दैट ब्रिटिशर्स वर फाइटिंग फॉर देयर नेशन। जब भी ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे वो फाइट करते थे वो अपने देश के लिए करते थे, उनके दिमाग में हमेशा एक ब्रिटिश और ब्रिटिश का झंडा रहता था। लेकिन हमारे यहाँ पे जो छोटी छोटी किंगडम्स थी वो अपने लिए ही लड़ती थी। कोई भी इंडिया ऐसे कॉन्सेप्ट का आइडिया अभी तक नहीं निकल के आया था, जो कि ग्रेजुअली अभी आगे आएगा। लीडरशिप जो थी इस टाइम पर सेमी फ्यूडल थी और फाइटर्स जो थे और जो उनके फाइटिंग के जो मेथड्स थे, आर्म्स थे, वो काफी बैकवर्ड थे और काफी ऑब्सोलीट थे। देन हमने देखा था इसके अंदर पीपल रेजिस्टेंस के अंदर कि क्यों हुए थे ये। रिस्पॉन्सिबल यही थे कि हाई टैक्सेस लिए जाते थे, इंटरमीडिएरीज काफी ज्यादा आ गए थे और एक्सपेंशन हुआ था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का ओवर ट्राइबल लैंड्स के ऊपर से उनके कस्टमरी राइट्स उनसे ले लिए गए थे, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्री हुआ था, पेट्रोनेज खत्म कर दिया गया था, किसका? प्रीस्ट का, आर्टिस्ट का। तो इस वजह से भी एक जनरल डिस्कंटलमेंट थी लोगों के अंदर। देन लास्ट हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया था विच इज पहले म्यूटनी ऑफ 37, 66, 22, 34 को सबसे पहले 34th हुई थी 1844 में। देन आफ्टर 5 years 22nd नेटिव इन्फेंट्री ने म्यूटनी करी, देन आफ्टर ईयर 66 ने करी और देन आफ्टर गैप ऑफ 2 years 37 नेटिव इन्फेंट्री ने म्यूटनी करी। नाउ दीज वर द 15 MCQs जिसका हमने अभी क्विक रिवीजन किया है। देन यहां पे आप अपना परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है। 13 to 15 MCQs करेक्ट है आपके, तो इट्स एन एक्सलेंट परफॉर्मेंस, कांग्रेचुलेशन। 10 to 12 है तो इट्स अ गुड परफॉर्मेंस, ये भी एक अच्छी परफॉर्मेंस है। 7 to 9 डेंजर जोन, इंप्रूव करके कोशिश करिए, एक ब्रैकेट ऊपर आ जाइए। 2-3 क्वेश्चन ही आपको एक्स्ट्रा करेक्ट करने पड़ेंगे। अगर सबसे नीचे परफॉर्मेंस है, रेगुलर बेसिस पे यहाँ आ रहे हैं, सो इट्स अ रेड फ्लैग फॉर यू। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम आपका यहाँ पे आया है, दैट्स ओके, आपको धीरे धीरे ऊपर आना पड़ेगा। और अगर रेगुलर बेसिस पे पिछले 7-8 दिन से अगर आप कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम को पढ़ना शुरू करिए और उसके MCQs को सोल्व करके ज्यादा मार्क्स लाइए उसमें। नाउ सो ऑन अनअकैडमी आपके पास वेरियस एजुकेटर्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज के लिए डिफरेंट एक्सपर्ट्स मिलेंगे, लाइक फॉर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, स्ट्रेटजी बताने के लिए, NCERTs के लिए, MCQs के लिए। तो ये सभी एजुकेटर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे अनअकैडमी के ऊपर, जो आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने के बाद जिसका बेनिफिट ले सकते हैं। देन वी हैव सम ऑफ द टॉप एजुकेटर्स टू, लाइक मिस्टर मुनाल पटेल, स्नेहल त्रिपाठी, मिस्टर रोमन सैनी एंड मेनी मोर। नाउ अनअकैडमी प्लस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दीज आर द वेरियस प्लान्स, 1 month, 3 months, 6 months, 12 और 24 महीने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन यूज द PL लाइव कोड
और ये जो कॉस्ट है यहाँ पर 12 मंथ्स की 40,000 है. आई एम ऑल्सो अपलोडिंग माई टेस्ट सीरीज कोर्स देयर वेरी सून. तो जो आपको अनअकैडमी प्लस पे अवेलेबल होगा वो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं कराया जाएगा, और इस कोर्स को आप लाइव पढ़ेंगे. और अगर कोई मिस कर देता है इस टेस्ट सीरीज कोर्स को, उसके बाद आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं. नाउ तो आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें से कोई भी पैकेज ले सकते हैं टू एंजॉय दैट टेस्ट सीरीज कोर्स, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगा और अनअकैडमी प्लस पे ही कराया जाएगा. देन आप पीएल लाइव कोड को यूज कर सकते हैं, और कोई भी इसमें से पैकेज जो आपको सही लगता है सब्सक्राइब कर सकते हैं. पीएल लाइव कोड को यूज करने के बाद यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. सो फॉर एग्जांपल अगर 24 मंथ्स का कोर्स है जिसकी कॉस्ट 64,000 है, दैट विल कम डाउन टू 57,600. नाउ आपको करना क्या है, अनअकैडमी प्लस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन में जाना है. इसमें से कोई भी पैकेज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस, और उसके बाद यूजिंग द पीएल लाइव कोड यू कैन गेट अ 10% डिस्काउंट, और फाइनली यू कैन मेक द पेमेंट, और इवेंचुअली आप पेमेंट कर सकते हैं. और वहां पे आपको पता ही है लाइव क्लासेस आएंगी और हम टेस्ट सीरीज को सोल्व करेंगे वहां पर. नाउ अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल भी अनअकैडमी स्टूडियो राइज का, जो आप इस लिंक को यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं और अनअकैडमी स्टूडियो राइज टाइप कर सकते हैं, ताकि आप उस चैनल को ज्वाइन कर पाए. और वहां पे वेरियस जो एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी स्टूडियो राइज के, वो अपनी अपडेट्स जो है टाइम टू टाइम डालते रहते हैं. नाउ thanks for watching this video. Give us a like if you like the video. You can subscribe the Unacademy channel and you can use the PL live code ताकि आप वो टेस्ट सीरीज का लाइव टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गुड बाय.